गुड मॉर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था लॉर्ड ऑकलैंड तक, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद आए थे लॉर्ड एलनबरो, जो सिर्फ 2 साल के लिए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और मेनली ये आए थे, इनको भेजा गया था पीस रिस्टोर करने के लिए एशिया में। लेकिन मोस्टली इनका जो टेन्योर था वो लड़ाइयों में ही बीत गया। और सबसे इनका एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ इनके टेन्योर में 1843 में हुआ, अनेक्सेशन ऑफ सिंध। सिंध पे इन्होंने विजय हासिल की। और काबुल पे के लिए भी इन्होंने एक मिलिट्री एक्सपीडिशन की थी जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही थी, और ब्रिटिशर्स का फिर से क्रेडिट मार्केट में अच्छा हो गया था। और फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एलनबरो के बाद आए लॉर्ड हार्डिंग। इनके टाइम पे एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो था एंग्लो सिख वार, ठीक है, और जो 1845 से 1846 के बीच में हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसके बाद आए थे लॉर्ड डलहौजी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी क्वेश्चन इनसे आते हैं, जो 1848 से और 1856 तक लगभग रहे। इनकी एक बहुत फेमस पॉलिसी है, जो वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और फिर इनके में आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए आया था। और पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में। और पहली रेलवे लाइन बनी जो बॉम्बे और थाने को कनेक्ट करती थी 1853 में। और इन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाई, जो इस समय आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1849 में, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पंजाब का अनेक्सेशन कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया। पहली टेलीग्राफ लाइन भी इन्हीं के टाइम हुई थी, जो कलकत्ता में हुई थी। और इन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और इन्हीं के टाइम पे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स और पेंशन्स हुआ था। और इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए 1853 एक्ट के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई थी। और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया। इनके दौरान लॉर्ड डलहौजी के टाइमिंग ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों के अनुसार। आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद उन्हीं के क्रियाकलापों की वजह से 1857 में एक क्रांति हुई। उनका महत्वपूर्ण रोल था उस क्रांति को जन्म देने में। उन्हीं के निगेटिव क्रियाकलापों की वजह से 1857 में क्रांति हुई। उसके बाद उनको हटा दिया गया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आया 1856 में, 1857 तक रहे फिर। और हालांकि बाद में भी ये कंटिन्यू किए, लेकिन उसके बीच में 1858 में जो क्राउन रूल वाला एक्ट आ गया। तो लॉर्ड कैनिंग के दौरान 1857 में 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई, कलकत्ता और मद्रास और बॉम्बे में। और 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई थी या रिवोल्ट ऑफ 1857 भी उसी टाइम पे हुई थी। और शुरू में इनका सिर्फ टेन्योर 2 साल का इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बाद फिर 1857 की जो रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया गया 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के हिसाब से। तो उसके बाद ये वायसराय बने 1858 से 1862 के लिए लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया। और भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स में इंटरफेरेंस की बात को ख़त्म कर दिया गया, रिलीजियस इंटरफेरेंस की बात को ख़त्म कर दिया गया। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन्हीं के टाइम स्टार्ट हुई मेनली। अब हम आते हैं लॉर्ड एल्गिन की तरफ, जो 1862 से 63 2 साल के लिए थे। इनके टाइम पे वहाबी मूवमेंट हुआ, जिसमें मेनली ये मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, जिसमें इस्लाम के पुराने फंडामेंटल्स पे जाने की बात की जाती थी। और एल्गिन के टाइम पे फ्रेंड्स 1862 से 63 के बीच में वहाबी मूवमेंट हुई थी, जो मैंने बताया कि मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। और इसके नेता थे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। अब हम आगे चलते हैं लॉर्ड लॉरेंस की तरफ, जो 1864 से 1869 के टाइम पे थे। इनके टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन कलकत्ता मद्रास हुई थी। एंग्लो भूटानीज वॉर हुई थी। और 1869 में, जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जी का जन्म भी 1869 में ही हुआ था। अब हम चलते हैं आगे लॉर्ड मेयो की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, जो 1869 से 1872 के बीच में आए। इनके टाइम पे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेंटर और स्टेट्स के बीच में पहली बार। पहली सेंसस हुई 1872 में, हालांकि सेंसस रेगुलर शुरू हुई 1881 से। और उसके बाद फिर मायो कॉलेज फॉर द रॉयल एलिट सेटअप हुआ। कहाँ पे मायो कॉलेज? ये मायो कॉलेज है अजमेर में। और लॉर्ड मायो जो इकलौते गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या हो गई भारत में,
इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में एक पठान ने की थी, शेर अली अफरीदी ने। और इनके टाइम पे ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आइए हम आगे चलते हैं। आगे अगले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय आए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक रहे 1872 से 1876 के बीच में। इनके टाइम पे चाइल्ड मैरिज और आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस की गई और यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1872 में। और इनके टाइम पे इंटरकास्ट मैरिज अलाउ की गई, मतलब लीगली रूप से, कानूनी रूप से। और कूका मूवमेंट हुई पंजाब में। इन्हीं के टाइम पे कूका मूवमेंट क्यों हुई थी? गुरुद्वारों में रिफॉर्म को लेकर। अब आगे चलते हैं लॉर्ड लिटन की तरफ, जो 1876 से 1880 के बीच में रहे। इनके टाइम पे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, जिन्होंने प्रेस की फ्रीडम को कर्ब करने की या कम करने की कोशिश की। आर्म्स एक्ट आया 1878 में। फिर नेशनलिस्ट व्यू जो था, जो टैक्सेशन की हाई रेट्स की वजह से जो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया था, इसमें नेशनलिस्ट व्यू आया लोगों के बीच में। उनके बीच अवेयरनेस पहुंची, लोगों ने इसका विरोध किया, हाई टैक्स रेट्स का। और लेकिन गवर्नमेंट ने अपना कहा कि नहीं, जो सूखा है वो नेचुरल फिनोमेना है, जिसमें टैक्स हाई नहीं है। सूखे की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से लोग गरीब हो रहे हैं। और लॉर्ड लिटन के टाइम पे ही एक बहुत बड़ा सूखा आया या फेमाइन आया। इसको इग्नोर करके इन्होंने दरबार इस्टेब्लिश किया, मतलब क्वीन विक्टोरिया का दरबार उसको कहा जाता है। और उन्होंने टाइटल दी द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए इन्होंने कॉटन पर से टैक्स हटा दिया। और जो मैक्सिमम एज थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने की, इन्होंने लॉर्ड लिटन के टाइम पे 21 साल से घटा के 19 साल कर दी गई। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको काफ़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला वायसराय माना जाता है, जो 1880 से 1884 के बीच में थे लॉर्ड रिपन। जैसा कि पहले पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि वॉज द मोस्ट लव्ड गवर्नर जनरल। मोस्ट लव्ड मतलब बहुत लिबरल थे और यहाँ की चीज़ों को स्वीकार करते थे। और इन्होंने लॉर्ड लिटन के द्वारा जो कंट्रोवर्शियल एक्ट्स थे, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आए थे, उनको रिपील किया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सेटअप किया इन्होंने। पंचायत और म्यूनिसिपल बोर्ड्स का सेटअप किया, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। 2 यूनिवर्सिटी इन्होंने ओपन करवाई लॉर्ड रिपन ने, पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जिसकी वजह से बाद में इन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इल्बर्ट बिल में समस्या क्या थी कि इंडियन जजेज जो थे वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स होते थे या जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स होते थे उनका ट्रायल नहीं ले सकते थे, जिसके लिए इन्होंने लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि इन्होंने कह दिया नहीं वो कर सकते हैं। बाद में इसका विरोध हुआ और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और हंटर कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जो एजुकेशन के लिए आया था। हम आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। ये भी बहुत इनका इंपॉर्टेंट टेन्योर रहा है, 1884 से 1888 तक। थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेटअप था 1885 में, वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ही हुआ। और इसका सेटअप, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड लैंसडाउन की तरफ। लॉर्ड लैंसडाउन थे 1888 से 1894 के बीच में, जिनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 में, जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार में। और बजट पे डिस्कस करने का अधिकार मिला। उस पर कोई वोट नहीं कर सकते थे, थोड़े बहुत डिस्कस कर सकते थे और सवाल पूछने का अधिकार मिला था उन्हें। और फैक्ट्री एक्ट आया था 1898 में लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे ही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 1894 से 1899 के बीच में आए थे लॉर्ड एल्गिन II। और पहले ब्रिटिश ऑफिसर रैंड, इनके टाइम पे उनकी हत्या हो गई और उनको चाफेकर बंधुओं ने, रामकृष्ण और दामोदर चाफेकर ने उनकी हत्या की थी। और ऐसा पहला पॉलिटिकल मर्डर था जो रैंड नाम के ऑफिसर की हत्या हुई थी लॉर्ड एल्गिन II के टाइम पे। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी गवर्नर जनरल और वायसराय की इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।